नमस्ते, हिंदी अभ्यास प्रश्न में आपका स्वागत है। आज है तीसरा दिन और टोटल प्रश्न है हमारे आज के 25। हम कल के जो उत्तर आपको बताना था, मैं कल के प्रश्न का उत्तर बता दूं। कल हमने पूछा था कि भित्ति चित्र निबंध संग्रह किसका है, तो इसका सही उत्तर है रविंद्रनाथ त्यागी। आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आज के प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम यह जान लें कि यह प्रश्न कहाँ से है। यह प्रश्न जो है डाइट प्रवक्ता 2014 यानी लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की तरफ से आयोजित की गई जो परीक्षाएं थी उससे यह लिया गया है। और उस पेपर सेट में कुल 125 प्रश्न थे। उसमें से हमने जो 27-28 क्वेश्चन है जो टफ थे या उसके पूछे जाने की संभावना थी, उसको हमने दोबारा इस वीडियो में लिया है। और हम प्रश्न नंबर एक की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर एक आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर एक कह रहा है कि आ, हिंदी हिंदी में जो है जो हिंदी प्रथम रिपोर्टाज किस पत्रिका में छपा था। तो इसका जो सही विकल्प है 4 विशाल भारत, रूपाब, यहाँ पे आ होना चाहिए, प पे आ की मात्रा होनी चाहिए। तीसरा है सरस्वती और चौथा है हंस। तो इसका सही उत्तर है रूपाब। रूपाब में हिंदी की जो है पहली रिपोर्ट छपी थी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि हरिऔध की रचना काव्योपमन का प्रकाशन वर्ष है। हरिऔध की रचना का प्रकाशन वर्ष क्या है? विकल्प आपके सामने है। विकल्प कह रहा है कि क्या 1907 है, फिर कह रहा है कि 1909, 1889, 1917। इसका सही विकल्प जो है वो है 1909। 1909 में हरिऔध की यह काव्योपमन यानी कविता जो है प्रकाशित हुई थी। इसके साथ साथ हम बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है और प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किसने दी थी? जो हम आज नाम जानते हैं भारतेंदु नाम किसने दिया था? तो भारतेंदु की उपाधि कब दी गई थी? वो तो सन पूछ रहा है कि कब दी गई थी। तो विकल्प में है 1878, विकल्प 2 है 1880, विकल्प 3 1884, विकल्प 4 है 1882। तो इसका जो सही विकल्प है 1880 में उनको पहली बार भारतेंदु नाम से पुकारा गया या दिया गया। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है। ये प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि काव्य दोषों का सर्वप्रथम जो है वैज्ञानिक विवेचन किसने किया? विकल्प 1 है नाट्य शास्त्र में किया गया था पहली बार, काव्यालंकार में किया गया था इसका विवेचन, साहित्य सर्वस्व में किया गया था या काव्य अलंकार सूत्र में किया गया था। इसका सही जो प्रश्न है उत्तर है वो काव्य अलंकार सूत्र है। काव्य अलंकार सूत्र में पहली बार काव्य दोषों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवेचन किया गया था। काव्य अलंकार सूत्र जो है ये वामन की रचना है। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। काव्य अलंकार 2 लोगों का है। यहाँ पे अगर हम काव्य अलंकार की बात करें तो ये 2 लोगों का है। एक जो है वो भामा का है और दूसरा रुद्रट का है। इसके साथ हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि निबंध संग्रह चिंतामणि का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो निबंध जो है चिंतामणि का प्रकाशन वर्ष क्या है? विकल्प 4 आपके सामने, चारों विकल्प सामने है। विकल्प 1 है 1930, विकल्प 2 है 1939, विकल्प 3 है 1935, विकल्प 4 है 1945। इसका सही विकल्प है 1939 में चिंतामणि भाग 1 का प्रकाशन किया गया था। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न 6 आपके सामने है और ये कह रहा है कि प्रश्न नंबर 6 पढ़ने से पहले जो है लिखना पढ़ने से पहले सिखाया जाना चाहिए, यानी जो लेखन है वो पढ़ने से पहले सिखाया जाना चाहिए बच्चों में। तो यह जो उक्ति है किसकी है, यानी स्टेटमेंट किसका है? विकल्प 1 है फ्रोबेल, विकल्प 2 है मारिया मोंटेसरी, विकल्प 3 है किलपैट्रिक, विकल्प 4 है हेलेन पार्क हर्ट। इसका जो सही विकल्प है आपको बता दें कि मारिया मोंटेसरी के द्वारा यह कहा गया था कि बच्चों में लिखना पहले पढ़ने से सिखाया जाना चाहिए, यानी पढ़ना बाद में सिखाया जाना चाहिए, उससे पहले आप उसको लेखन की कला बताएं। प्रश्न नंबर 7 की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि वीरता जब भागती है, क्लिक कर दें,
कि वीरता जब भागती है, वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति की छल छिद्र की धूल उड़ाती है। वीरता जब भागती है तो अपने अपने पीछे राजनीति की छल छिद्र उड़ाती है, धूल उड़ाती है। तो यह जो है किस नाटक से में कहा गया या लिया गया है? तो पहला विकल्प है कि ध्रुवसामनी से लिया गया है, या ध्रुव स्कंदगुप्त से, या चंद्रगुप्त से, या इसमें से किसी में से नहीं, किसी और से लिया गया है। तो इसका सही विकल्प जो है वो ये जो ध्रुवसामनी से लिया गया है। और ध्रुवसामनी की मंदाकिनी जो है इस स्टेटमेंट को कहती है कि वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है। इसके साथ ही हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि धनपत राय को किसने प्रेमचंद की उपाधि दी थी? तो विकल्प 4 है, दया नारायण निगम, मुंशी अजायब लाल, मुंशी देवनारायण, और इसमें से कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है, दया नारायण निगम ने प्रेमचंद को, धनपत राय को प्रेमचंद की उपाधि दी थी। और दया नारायण निगम के विषय में कुछ और जानकारियां दे दें कि ये जमाना पत्रिका का संपादन करते थे, और पहली बार जो है प्रेमचंद के जो सोजे वतन था उसी में छपा था। बाद में सोजे वतन को जब्त कर लिया गया। इसके साथ साथ ही दुनिया का अनमोल रतन जो प्रेमचंद की कहानी है, शुरुआती कहानी है, तो वो भी उसी में छपे थे। कुल मिलाकर के ये कहना है कि दया नारायण निगम जो है प्रेमचंद नाम की जो है उपाधि प्रेमचंद को दी। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है स्क्रीन पर, और प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। क्या कह रहा है? स्टेटमेंट कह रहा है प्रश्न नंबर 9 कि धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। यह कथन, इस कथन का संबंध है, कथन का संबंध किससे है, यानी किस निबंध से है? विकल्प 1 है श्रद्धा भक्ति से, विकल्प 2 है मानस की धर्मभूमि से, विकल्प 3 है लोभ और प्रीति से, विकल्प 4 है कविता क्या है? तो इसका सही जो उत्तर है मानस की धर्मभूमि। मानस की धर्मभूमि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि धर्म की जो रसात्मक अनुभूति होती है उसी को हम भक्ति कहते हैं, या सही से कहें तो धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ा जाए, और प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के पहले कौन सी भाषा विद्यमान थी? प्रश्न एक बार फिर आप ध्यान से देखें। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि आधुनिक भारतीय भाषाओं के पहले कौन सी भाषा विद्यमान थी? तो चारों विकल्प आपके सामने है, संस्कृत, पाली, अपभ्रंश और प्राकृत। इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है अपभ्रंश। यानी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा उत्पन्न हुई या हमारे यहाँ आई, तो उससे पहले जो भाषा विद्यमान थी वो थी अपभ्रंश। एक बार सरसरी निगाह जो है जो भारतीय भाषा है उस पर डाल लें कि कब कौन सी भाषा आई थी। तो जो हमारे यहाँ पहली भाषा के रूप में भाषाई इतिहास हम जानने की कोशिश करते हैं, तो उसमें सबसे पहले प्राचीन आर्य भाषा आता है, और उसके दो भाग होते हैं, एक वैदिक और एक लौकिक। पहले वैदिक संस्कृत थी, इसके बाद लौकिक संस्कृत आई। फिर द्वितीय जो उसका विभाजन होता है, यानी जब द्वितीय भारतीय आर्य भाषा की बात करते हैं, या मध्यकालीन आर्य भाषा की बात करते हैं, तो उसमें से आता है पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। यानी प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत, तृतीय प्राकृत। प्रथम प्राकृत को पाली, द्वितीय प्राकृत को प्राकृत और तृतीय प्राकृत को अपभ्रंश कहते हैं। और इसके बाद मध्यकालीन आर्य भाषा के बाद हमारे यहाँ जो आती है वो आधुनिक आर्य भाषा आती है। यानी अपभ्रंश के बाद की अगर कोई भाषा है तो वो कौन है? अपभ्रंश के बाद जो आता है वो आधुनिक आर्य भाषाएं आती हैं। तो इसका जो सही उत्तर है अपभ्रंश। हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है, और प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो विकल्प चारों उपलब्ध है आपके सामने। कह रहा है कि क्या सदल मिश्र ने इसका प्रयोग किया था पहली बार, क्या लल्लू लाल ने किया था इसका पहली बार प्रयोग, क्या शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया था, या फिर इंसान अल्लाह खान ने किया था? तो इसका सही उत्तर है लल्लू लाल ने खड़ी बोली शब्द जो है पहली बार प्रयोग किया था। इसके साथ हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि मुक्तिबोध की रचना चाँद का मुंह टेढ़ा है
मुक्तिबोध की रचना चाँद का मुंह टेढ़ा है में कौन सी रचना संकलित नहीं है? ध्यान देना है कि नहीं है वो पूछ रहा है। तो विकल्प 4 आपके सामने उपलब्ध है। जन्मदिन की धूप, एक अंत कथा, भूल गलती और ब्रह्म राक्षस। ये 4 है। इसमें से जो सही उत्तर है जन्मदिन की धूप में, यह चाँद की मुंह टेढ़ा में संकलित नहीं है। चाँद की मुक्तिबोध की जो कविता संग्रह है चाँद का मुंह टेढ़ा, उसे स्वतंत्र भारत का इस्पाती दस्तावेज कहा जाता है। इसी में चाँद के मुंह टेढ़ा में संकलित है जो सबसे बड़ी कविता है वो लंबी कविता की परंपरा में आती है अंधेरे में। अंधेरे में मुक्तिबोध की लंबी कविता है और यह भी इसी चाँद की मुंह टेढ़ा में संकलित है। बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, निबंध के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, निबंध के लेखक हैं। विकल्प 1 है प्रताप नारायण मिश्र, विकल्प 2 है विद्यानिवास मिश्र, विकल्प 3 है कुबेरनाथ राय और विकल्प 4 है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो सही उत्तर है विद्यानिवास मिश्र। इसका सही विकल्प है विद्यानिवास मिश्र। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है और जी प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका कौन है? एक बार फिर प्रश्न कि मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका कौन है? विकल्प है कृष्णा तोप्ती, विकल्प है मन्नू भंडारी, यहाँ पे मनु हो गया है, होना चाहिए मन्नू भंडारी। विकल्प 3 है मृदुला गर्ग, विकल्प 4 है उषा प्रेमदा। तो इसका जो सही उत्तर है मृदुला गर्ग का उपन्यास है जिसे 2013 जो कि 2013 में ये प्रकाशित 2013 में इसी को मिलजुल मन को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि भारतीय रस सिद्धांत में सर्वप्रथम साधारणीकरण का प्रयोग किसने किया? तो साधारणीकरण का प्रयोग किसने पहले किया? विकल्प है आचार्य विश्वनाथ, विकल्प है आचार्य जगन्नाथ, विकल्प है भट्ट नायक और विकल्प 4 है अभिनव गुप्त। तो इसका जो सही उत्तर है कि भट्ट नायक ने पहली बार जो है साधारणीकरण का प्रयोग किया है। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 आपके स्क्रीन पर है ये। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। विकल्प 1 वाय भावावेग पर बल, विकल्प 2 कह रहा है कल्पना व्यापार, विकल्प 3 कह रहा है व्यक्ति स्वातंत्र, विकल्प 4 कह रहा है मानवतावादी जीवन दृष्टिकोण यानी जीवन दृष्टि। तो विकल्प चारों विकल्प में जो उत्तर सही है ये विकल्प एक सही है यानी वाह भावावेग पर बल स्वच्छंदतावाद नहीं देता है। बाकी 3 पर स्वच्छंदतावाद की तीनों विशेषता है कि कल्पना का उसमें व्यापार होता है, व्यक्ति स्वतंत्रता वहां पे रहती है या उसका प्रबल समर्थक है या मानवतावादी जीवन दृष्टि जो भी है वो भी उसमें विद्यमान है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न नंबर 17 अलंकार से है। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि प्रश्न नंबर 17 कि रघुवर जस प्रताप के आगे चंद मंद रवि तापहि त्यागे। यानी वो एक अलंकार है। अलंकार में पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा अलंकार है? रघुवर जस प्रताप यानी भगवान राम के आगे यानी उनके जस और उनके प्रताप के आगे चंद मंद है मतलब चंद्रमा का जो शीतलता है वो शीतल है, रवि का जो ताप है वो छोड़ दिया है, अपना ताप ही त्याग दिया है। तो इसमें से कौन सा अलंकार है? विकल्प 4 है। इसमें से चारों में से एक विकल्प सही है। उल्लेख अलंकार, विभावना अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, व्यतिरेक अलंकार। उत्तर जो सही है वो है व्यतिरेक अलंकार। और व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा या विशेषता यह है कि जब उपमेय को किसी उपमान से बड़ा दिखाया जाए और उस बड़ा दिखाने के कारण को भी बता दिया जाए तो वहां पर क्या होता है? उपमेय होता है। मतलब वहां पे व्यतिरेक होता है और उपमेय उसको कहते हैं जो जिसकी तुलना की जाती है और जिससे की जाती है उसे उपमान कहते हैं। तो जब उपमान छोटा हो जाए यानी जिससे तुलना की जा रही है उसको कमतर करके बताया जाए, छोटा करके बताया जाए तो वहां पर और लेकिन उसके साथ साथ छोटा या कमतर होने के कारण को भी उल्लेख कर दिया जाए, बता दिया जाए तो वहां पे व्यतिरेक होता है।
विभावना, बिना कारण के अगर कोई कार्य कर दिया जाए तो वहाँ पे विभावना होता है। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना। उत्प्रेक्षा में क्या होता है कि उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है और उसकी जो कीवर्ड होता है जैसे जनु जानो मनु मानो होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि मंगल करनी। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि मंगल करनी कलमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की में कौन सा छंद है? तो चौपाई, विकल्प है चौपाई, हरिगीतिका, रोला या मालिनी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हरिगीतिका। हरिगीतिका जो है इसका सही उत्तर है। और इस हरिगीतिका में 28 मात्रा होती है, जो एक चरण में 16 और दूसरे चरण में 12। तो 16-12 मिलकर के 28 होता है। और 28 मात्रा अगर हम काउंट करेंगे तो यहाँ पर इस कलमल करनी मंगल करनी कलमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की में 28 मात्रा होगी। ठीक, तो हरिगीतिका इसका सही विकल्प है, यानी हरिगीतिका में भी 28 मात्रा है। चौपाई में 16 मात्रा होती है। रोला में 11-13 की विधान से 24 मात्रा होती है। ठीक है, और रोला दोहा का उल्टा होता है। मालिनी में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 15 जो है वर्ण होते हैं। तो ये जो है वर्णिक छंद है। बाकी 3 यहाँ पे जो चौपाई, हरिगीतिका, रोला मात्रिक छंद के रूप में इसे काउंट किया जाता है। हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है। और प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि वे शब्द जिनका सार्थक खंड किया जा सकता है उन्हें कहते हैं। वे शब्द जिनका सार्थक खंड किया जा सकता है उन्हें कहते हैं। क्या उन्हें रूढ़ कहते हैं या उन्हें यौगिक कहते हैं? सार्थक खंड नहीं किया जा सकता है, सॉरी, यह जो है उत्तर जो है प्रश्न जो है थोड़ा सा गलत है कि सार्थक खंड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए नहीं किया जा सकता है। ठीक, वह शब्द जिनका सार्थक खंड नहीं किया जा सकता है उन्हें कहते हैं रूढ़ कहते हैं या यौगिक कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं या प्रयुक्त कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है उसे हम कहते हैं रूढ़। रूढ़ का जो है कोई जब खंड कर देंगे तो उसका जो है अर्थ नहीं निकलेगा, मतलब सार्थकता टूट जाएगी। जैसे कह दिया जाए कान, तो जब कान को ऐसे, ठीक, कान को अगर तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा का और ये हो जाएगा न। फिर का को पढ़ेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं है, न को पढ़ेंगे अलग तो कोई अर्थ नहीं है। इसलिए रूढ़ वह शब्द वह होता है जिसे खंड कर दिया जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 आपके सम्मुख है। कह रहा है कि तीसरा सत्ता, प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि तीसरा सत्ता किस लेखक का उपन्यास है? विकल्प है गिरिराज किशोर, विकल्प है श्रीलाल शुक्ल, विकल्प है गोविंद मिश्र, विकल्प है निर्मल वर्मा। इसका जो सही विकल्प है गिरिराज किशोर का जो है ये उपन्यास है। प्रश्न नंबर 21 की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि नई कवि, एक स्टेटमेंट है, यह स्टेटमेंट पहचानना है कि वह किसका है। प्रश्न नंबर 21 ये है, कह रहा है कि नई कविता परंपरा का विस्तार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार। नई, गलती हुई है थोड़ा, यहाँ पे है नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है। ठीक, यह कथन किसका है? नई कविता, एक बार फिर है कि नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है। यह स्टेटमेंट किसका है? तो स्टेटमेंट 4 है राजेंद्र यादव, नामवर सिंह, मोहन राकेश, कमलेश्वर। इसका सही विकल्प है राजेंद्र यादव। एक चीज और आपको इसी के साथ बताते चलूं कि राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर ये ऐसे नई कहानी आंदोलन के जन्मदाताओं में से रहे हैं जो खास तौर से शहरी मध्य वर्ग की कहानियों को लेकर के हिंदी में ये प्रवेश करते हैं। और नामवर सिंह जब इन पे नई कहानी की चर्चा निर्मल वर्मा के पैमाने पर कहानी पर करना शुरू करते हैं और कहीं न कहीं नई कहानी पे कविता के पैटर्न या पैमाने या कैनन या एक तरह से कहें कि प्रतिमानों को के आधार पर नई कहानी को तोड़ने की कोशिश करती हैं। तब राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर ये तीनों जो है सामने आते हैं
और अपने पाठकों को अपनी कहानी की जो टेक्निक है उसको उसके समझाने के क्रम में ये जो है कथालोचना की परंपरा में ये घुसते हैं या अपने जो है मुखातिब करते हैं कि हमारी जो नई कहानियां हैं ये जिस पैमाने पे नामवर सिंह पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल वो उतना ही नहीं है, बल्कि नई कहानी की जो फलक है वो बहुत बड़ा है और उसके जो आकाश भी है वो भी बहुत बड़ा है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है, प्रश्न नंबर 22 आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर 22 ये कह रहा है कि कल्पांत एक शब्द है, उसमें कौन सी संधि है? तो विकल्प एक है गुण संधि है, दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है। कल्पांत में जो इसका सही विकल्प है कल्पांत का कि इसमें जो संधि है वो दीर्घ संधि है, यानी कल्पांत को जब हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, इसको हो जाएगा कल्प, ठीक। इसके बाद प्लस हो जाएगा हमारा अंत, ठीक है। तो दीर्घ संधि कहती है कि समान जो स्वर होते हैं उसका मिलान होता है या उसका योग होता है। तो कल्प में प में भी अगर हम तोड़ेंगे तो यहाँ अ हो जाएगा और ये अ हो जाएगा, तो दोनों मिलके आ हो जाते हैं, ठीक। जब ये जुड़ते हैं तो कल्पांत हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं, इसके साथ बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि ये आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 13 है। प्रश्न नंबर 13 का ये कह रहा है कि दिल फिगार और दिल फरेब, दिल फिगार और दिल फरेब, दिल फरेब किस कहानी के पात्र हैं? विकल्प एक है सोजे वतन, विकल्प विकल्प 2 है दुनिया का अनमोल रतन, विकल्प 3 है पूस की रात, विकल्प 4 है बड़े घर की बेटी। इसका सही उत्तर जो है ये दुनिया का अनमोल रतन है। दिल फिगार और दिल फरेब ये दोनों ही जो पात्र हैं वो इसी दुनिया के अनमोल अनमोल रतन प्रेमचंद की कहानी के पात्र हैं। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ आगे, और जो आपका ये अंतिम प्रश्न है आज के लिए, प्रश्न नंबर 24 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि पाठ योजना में सबसे पहले क्या निर्धारित किया जाता है? यह जो है शिक्षण अभिरुचि से क्वेश्चन है कि माइक्रो टीचिंग से एक तरह से कह लीजिए कि पाठ योजना में सबसे पहले क्या निर्धारित किया जाता है? विकल्प 4 है, इसमें से एक सही है लेकिन चारों विकल्प में से। विकल्प 1 कह रहा है कि उद्देश्य, विकल्प 2 कह रहा है पाठ योजना, विकल्प 3 कह रहा है प्रणाली और विकल्प 4 कह रहा है गृह कार्य। तो इसका जो सही उत्तर है पहले होना चाहिए पाठ योजना, सॉरी पहले उद्देश्य होना चाहिए। जब हम कोई किसी टॉपिक को पढ़ाने आते हैं तो हमारा पहले यही होता है कि उसको पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, ये विजन हमारा क्लियर होना चाहिए। तो जो सही उत्तर है कि पाठ योजना में सबसे पहले उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद हमको उद्देश्य जब हमारा तय हो जाता है तो हम इसके बाद आते हैं पाठ्य वस्तु पर कि हमको कंटेंट क्या लेना है। फिर इसके बाद आते हैं कि हम किस प्रणाली से पढ़ाएंगे। फिर हम वो तकनीकी तय करते हैं कि जो हमने उद्देश्य चुना है उस तक पहुंचने के लिए जो हमने कंटेंट लिया है वो कंटेंट किस तरह से बच्चों के सामने पिरोए रखें ताकि उनको समझ में आए। जब ये जब पाठ्य वस्तु और प्रणाली सब कुछ तय हो जाती है, जब हम अपना उद्देश्य पूरा कर लेते हैं, बाद में ये चेक करने के लिए मूल्यांकन की प्रक्रिया में आ जाता है गृह कार्य। तो हम उस बच्चों को गृह कार्य देते हैं। तो सबसे पहले इसका उत्तर सटीक जो सही है पाठ योजना में सबसे पहले जो है उद्देश्य आता है, इसके बाद पाठ्य वस्तु आता है, इसके बाद प्रणाली आता है, इसके बाद गृह कार्य आता है। तो प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर उद्देश्य है। अंत में जाते जाते हम आपको एक प्रश्न छोड़े जाते हैं आपके लिए कि साहित्य का नोबेल प्राइज 2020 में किसे प्रदान किया गया था? साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 में किसे प्रदान किया गया था? तो ये आपके लिए प्रश्न है। हम आशा करते हैं कि इस 25वें प्रश्न का आप उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। बाकी हम कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।